अब चलिए इम्पल्सिव केसेस के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो ब्लॉक्स एक रस्सी से कनेक्टेड थे, रस्सी से उसको बांध के रखा गया था। ठीक है, अब इधर से एक बुलेट आता है और इसमें जाकर हिट करता है और इसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो बताना है कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, ये सवाल है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और नीचे फ्रिक्शन है नहीं है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे स्मूथ ही मांग लो। ठीक है, तो अब आप अगर सोचें कि इन दोनों पे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ, तो ज़रा देखिए जैसे ही इस पे ये हिट करेगा वैसे ही यहाँ पे टेंशन एकदम से झटके से आएगा, झटके से टेंशन आएगा T। अब ये टेंशन जो है ये इम्पल्सिव हो गया। ठीक है, नोट टेंशन इम्पल्सिव है। तो अगर टेंशन इम्पल्सिव है तब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों की लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप इसको सिस्टम लेते हैं तो चलो इसने जो इस पर फोर्स लगाया वो इम्पल्सिव था और इसने उतना ही फोर्स वापस भी इसको भी मिली, एन डैश याद करो, एन डैश वाला। ठीक, तो इन दोनों को सिस्टम लेने पे ये इंटरनल हो गया, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो टेंशन है ना ये इम्पल्सिव है जो कि नॉन जीरो है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन होने नहीं देगा। तो अब आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वो क्या होता है? वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो पहले आप चेंज इन मोमेंटम जीरो लिखते थे, अब चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर ये होगा। ठीक है, और ये वेक्टर है, वेक्टर वाइज किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान के सॉल्व करोगे। तो चलो मेरे लिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो तीनों के लिए आपको लगाना होगा। तो पहले 1 के लिए लगाते हैं, तो 1 के लिए m1 के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं m1 पे फोर्स किधर और कितना लग रहा है। तो एक फोर्स लग रहा है इधर टेंशन, ठीक है, इधर लग रहा है ऐसे टेंशन लग रहा है। ठीक, ये है m1। ठीक, अब जैसे ही वो कोलिजन के बाद चलने लगेंगे तो दोनों में रस्सी क्योंकि टूटने वाली नहीं है, रस्सी बंधा हुआ है, तो दोनों की वेलोसिटीज बाद में क्या होंगी? दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो इधर की वेलोसिटी हो गई v। ठीक, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए t dt बराबर फाइनल मोमेंटम कितना है? m1v, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया 1। ठीक है, अब m2 की बारी। m2 का डायग्राम देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये m2 है। समझना ध्यान से, बुलेट ने जब इसको मारा ना, यहाँ पे बुलेट ने जब इसको मारा तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और रस्सी में टेंशन आ गई ऐसे T, और ये खुद चलने लग गया इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। तो इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले लेता हूँ, है ना, इसी डायरेक्शन को प्लस लिया जा रहा है, तो इसके लिए प्लस इसके लिए माइनस। तो ये क्या लिखोगे? n माइनस टी डी टी का इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे? m2 v माइनस 0। इनिशियली दोनों रेस्ट पे ही थे। ठीक है, ये हो गया। अब m का, है ना, ये जो 3 है उसके बारे में तो जरा ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स किधर लगेगा? यही वाला नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसको पीछे की ओर, ऐसे लगेगा n। ठीक है, अच्छा, अब ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाने लग गया और पहले कितने वेलोसिटी से था? u से था, पहले u से था और बाद में v हो गया। ठीक है, तो अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगा? एक डायरेक्शन को प्लस मान लोगे, इधर प्लस मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन डी टी
माइनस एन डी टी का इंटीग्रेशन, माइनस एन डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू फाइनल एम वी इनिशियल यू। इस डायरेक्शन को प्लस लिया गया है, इस डायरेक्शन को प्लस लिया गया, तो माइनस वाला ये जो चेंज होता है ये वाला माइनस है, ठीक है, ऑल्दो दोनों पॉजिटिव थे। तो 3 इक्वेशन निकल के आ गए, 3 2 1, ठीक है। अब इसमें से आपको टेंशन और नॉर्मल दोनों नहीं पता है, तो दोनों को एलिमिनेट कर दो। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हैं, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ते हैं, तो टी डी टी और माइनस टी डी टी कैंसिल हो गया, एन डी टी और माइनस एन डी टी कैंसिल हो गया। तो तीनों ही इक्वेशन को जब आप जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो जोड़ने पे इधर वाला साइड 0 हो जाएगा और इधर वाला साइड क्या होगा, m1v प्लस m2v, m1v प्लस m2v प्लस mv माइनस mu, ये होगा, है ना। इसको यहाँ लिख दिया मैंने। तो आपको v निकालना था, ये इधर चला जाएगा, तो mu इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m, इनमें मैंने कॉमन ले लिया v को, अब v की वैल्यू रख दो, तो mu बाई m1 m2 m, ठीक है, कैपिटल M में। ये हो गए वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप निकालोगे जब भी इम्पल्सिव फोर्स आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये वाले फोर्सेस जो है ना वो हमेशा कैंसिल ही हो जाएंगे इधर वाले। अब इसी चीज को करने का मैं एक शॉर्टकट मेथड बता सकता हूं आपको। देखिए कैसे, मैंने कहा था इन दोनों को जब सिस्टम लेते हैं तो ये टेंशन क्या बन गया, इम्पल्सिव, इसीलिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं तीनों को ले लेता सिस्टम ऐसे, तीनों को, तब ये टेंशन और ये टेंशन दोनों ही इंटरनल हो जाते हैं, या दोनों के इम्पल्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और इन दोनों का नॉर्मल भी कैंसिल हो रहा है। तब आप मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लिख देते हैं, मोमेंटम की इक्वेशन, तो अगर इम्पल्स के फोर्सेस वाले इम्पल्सिव फोर्सेस अगर आप कैंसिल कर सकते हो, तब आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख के देखिए मेथड 2 से। मेथड 2, पूरे को सिस्टम ले लिए तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम केवल बुलेट का होगा mu, और फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, तीनों के तीनों एक साथ चलने लग गए। ये दोनों तो चलो चिपके हुए हैं तो साथ चल रहे हैं, और ये इसलिए उस वेलोसिटी से चल रहा है क्योंकि रस्सी में टेंशन है। तो रस्सी जब तक टेंशन रहेगा तब तक कंस्ट्रेंट रिलेशन से आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इस ब्लॉक की है, तो साथ साथ वो चलने लगेंगे, ठीक है। तो तीनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो इसमें v कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन तो आ गई ना, ठीक है ना। तो v की वैल्यू क्या हो गई, mu बाई m प्लस m प्लस। तो आपसे पूछा जाए क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, आंसर इज नो, क्योंकि टेंशन इंपल्सिव है, वैलिड नहीं है। तो इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो वैलिड नहीं है। पूरे को सिस्टम अगर ले लिया जाए तो आप इक्वेशन लिख पाए, ठीक है। तो मैथमेटिकली ऐसा बन जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा, बिकॉज टेंशन एक इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो इन दोनों में कंजर्वेशन नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉपी कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है। इस बार क्या है, ये और ये तीनों की जो मास है वो सेम है, m, ठीक। यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका है, और जब ये इसके पास पहुँचता है तब उसकी वेलोसिटी u होती है। तो जैसे ही इसके पास पहुँच के हिट करता है, ये इससे चिपक जाता है, सवाल में दिया गया ये इस पर चिपक जाता है। तो चिपकने के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होगी, इनफैक्ट पूरे सिस्टम की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी टाइट होगी, ठीक है। तो बताना है कोलिजन के जस्ट बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, यही सवाल है। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो टेंशन फोर्स डेवलप होगी ना, जैसे ही ये इसको हिट करेगा, टेंशन पहले भी था पर उसको जैसे ही मारेगा वैसे ही टेंशन जो है वो एकदम से झटके से आएगा, तो वो टेंशन इम्पल्सिव होगी। तो इम्पल्सिव में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता, तो आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2 और इसको ले लेता हूँ 3। तो 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए, तो 1 के लिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ m है, ऊपर टेंशन है और वेलोसिटी v हो गई। इनिशियली रेस्ट पे थे दोनों, है ना, क्योंकि मासेस सेम है तो वो रुका हुआ था। फिर जैसे आप हिट करोगे उसके बाद पूछा गया है, तो इसमें आप ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन t dt बराबर mv माइनस 0। ठीक, अब दूसरी की बारी, दूसरा कौन है, ये है, ये है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लग रहा है ऊपर t। हाँ, एक और बात, इसमें mg भी लग रहा है ना, mg भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं mg नहीं दिखा रहा क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है, यहाँ भी mg लग रहा है लेकिन मैं mg नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नॉन इम्पल्सिव है। इसलिए हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही दिखाओगे इम्पल्स मोमेंटम डायग्राम में। ठीक है, ये इम्पल्स मोमेंटम डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, इम्पल्स मोमेंटम डायग्राम है। तो ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब समझिए इसको ध्यान से, mg नहीं दिखाओगे। हाँ, इनिशियली ये रेस्ट पे था, फाइनली ये नीचे जाने लगेगा इधर v से। ठीक है, तो चलो ऊपर ही पॉजिटिव है, ऊपर ही मान लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन t dt इक्वल्स टू माइनस, ये m मास का है, माइनस mv, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ऊपर आपने प्लस माना है और इनिशियली वो भी रेस्ट पे था। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आते हैं वो ब्लॉक पे, m मास। ठीक है, m मास पे नॉर्मल, अच्छा, एक और बात मैं मिस्टेक किया हूँ, ये जब इसको हिट करेगा तो उसको एक नॉर्मल भी तो लगाएगा ना, ये नीचे, ये कहाँ चला गया, ये तो मैं भूल गया लिखने, है ना, इस पे नॉर्मल नहीं लग रहा है पर इस पे तो नॉर्मल लगेगा ना। तो ये नॉर्मल इम्पल्सिव है, तो इसलिए आपको ये इम्पल्सिव फोर्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो किधर दिखाओगे, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो ऊपर है पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव, तो t माइनस n dt का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू माइनस mv। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पर, तो तीसरे पे क्योंकि इससे जाके जैसे हिट करेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी इसको, ऊपर की ओर, और mg आप दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि mg नॉन इम्पल्सिव है, इसका mg नहीं दिखा रहे। अब सुनो, ये इस डायरेक्शन में v से जाने लगेगा लेकिन इनिशियली इसकी u वेलोसिटी थी। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को फिर से मैं प्लस ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन n dt बराबर फाइनल नेगेटिव माइनस इनिशियल, ये भी नीचे है नेगेटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ n dt माइनस mv प्लस mv, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस t dt प्लस t dt। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या है, माइनस n dt माइनस n dt। ठीक है ना, अब जब ये नीचे जा रहा है ऊपर की ओर मैंने लिया है प्लस, और इसमें जब ऊपर की ओर मैंने लिया तो ये लिया माइनस, तो ये वाला जो माइनस है इसको मैं ले आता हूं इधर। ठीक है ना, इधर ले आता हूं, तो उससे क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसका माइनस वहीं रहने देता हूं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपको किसी भी तरीके से टी डी टी और एन डी डी टी जो है उसको आपको कैंसिल करना है। अब जो आपको सही लगे वो करो। ठीक, तो यहाँ पे प्लस टी डी टी है, यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए थी, इस माइनस को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस टी डी टी माइनस माइनस प्लस एन डी टी इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, ये मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, ये है प्लस, ये भी है प्लस, इसको माइनस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक माइनस इसको दे दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस एन डी टी। ठीक है, और ये माइनस प्लस बन गया और ये प्लस माइनस बन गया। आया समझ क्या कर रहा हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ मेरी मंशा है इनको एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो चलो, तो अब इसको जोड़ देते हैं।
तो ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर वाला साइड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू, इधर तो 0 हो गया है ना, ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा mv, यहाँ क्या हो जाएगा mv, यहाँ क्या हो जाएगा mv, यहाँ हो जाएगा -mv। तो mv + mv + mv -mu, इसको ले आइए इधर, तो mu बराबर 3mv, तो v बराबर क्या आया, u/3, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब मैं आपको जो शॉर्टकट बताया था उसको लगा के देखो, इन दोनों में आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू, लेकिन अगर आप पूरे को ले लेते हो तो फिर टेंशन फिर से इनका इंटरनल हो जाएगा, है ना, या इम्पल्सिव फोर्स जो टेंशन है वो बैलेंस हो जाएंगे, जो भी होगा वो mg होगा, और mg जो है वो इम्पल्सिव है ही नहीं, वो नॉन इम्पल्सिव है। तो mg मोमेंटम में चेंज बहुत ही ना के बराबर लाने वाला है, तो इसीलिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो सेकेंड मेथड अगर करो, इनिशियल बराबर फाइनल सिस्टम का, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तीनों के तीनों साथ चलने लग जाएंगे क्योंकि वेलोसिटीज सेम है, तो m m m m m इंटू v, तो mu बराबर, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। 3mv, ये कैंसिल हो गया तो u/3 आ, देखो आ गया ना आंसर। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है क्योंकि टेंशन इम्पल्सिव फोर्स है, बट मैथमेटिकली ऐसा बैठ जाता है, मैथमेटिकली ऐसा निकल आता है कि इम्पल्सिव फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस बार ये 2m मास का है और ये m मास का, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक झटके से इसको फेंका जाता है इधर, है ना, इसको ऐसे फेंका जाता है u वेलोसिटी से। तो जैसे इसको आप झटके से फेंकेंगे तो स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, ऐसे ढीला हो जाएगा, तो जब टेंशन ही नहीं रहेगा तो ये भी नीचे जाने लगेगा, है ना, नीचे जाने लगेगा। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद, टाइम व्हेन द रोप टाइटन्स अगेन, रस्सी वापस टाइट कितने समय के बाद होगी, ये आपको पता करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, रस्सी टाइट कब होगी, रस्सी टाइट तभी होगी जब ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इसको मान लो S1, उतने ही डिस्टेंस इसको भी कवर करना पड़ेगा उतने समय में, S2, ये हो गया, ठीक है। तो S1 बराबर S2 होगा, S1 क्या होगा, तो ut, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से आपने फेंका t टाइम पे, और ये यहाँ पर u 0 था इसका इनिशियली, ठीक है, और ये जब यहाँ से आएगा तो फ्री फॉल करेगा, तो फ्री फॉल करेगा तो हाफ GT² इसकी डिस्टेंस होगी, है ना, u 0 है तो ut से u 0 हो गया, तो हाफ AT² में g रह जाएगा, ठीक, t और t कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2u/g बराबर t हो गया, ठीक। तो इतने समय बाद स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। अब जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी वैसे ही इसको एक तुरंत से एक झटका लगेगा, है ना, झटका लगेगा क्योंकि टेंशन एकदम से इम्पल्सिव होगी। तो इम्पल्सिव होने के बाद इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी, लेकिन साथ हो जाएगी, सेम वेलोसिटी हो जाएगी। तो वही सवाल है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टाइटन्स, तो बताओ दोनों की स्पीड क्या होगी जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो ठीक। तो क्योंकि टेंशन इम्पल्सिव है तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं साथ साथ, ये हो गया m,
इधर हो गया टेंशन और इधर हो गई वेलोसिटी v। ठीक, इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, u थी। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन t dt बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड ब्लॉक के लिए ये 2m है। ठीक है, इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है, मैं इस बार नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई, पर पहले इसकी कोई वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे जब टेंशन होने वाला होगा, तो वो वाली वेलोसिटी u डैश ले लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये फ्री फॉल कर रहा है ना। तो इस समय इसकी वेलोसिटी u डैश कैसे निकालोगे, दिस इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ऐसे निकालोगे। तो ये 0 है, ये g है, और कितने टाइम तक ये फ्री फॉल किया, तो 2u बाई जी तक। तो 2u बाई जी, g और g कैंसिल, तो u डैश की वैल्यू क्या हो गई, 2u। एक्चुअली में यही सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वेलोसिटी नहीं पता होगी। ठीक है, तो इसीलिए वो जरूरी है। तो u डैश मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें mg तो लेना ही नहीं है ना, 2mg, क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव है, तो सिर्फ इसी के कारण आएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन t dt, ठीक, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम u डैश की वैल्यू 2u है। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2u। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू mv 2mv 3mv माइनस mu माइनस 4mu इज माइनस 5mu। आ रहा है समझ। अब यहाँ से आपको क्या निकालना था, v निकालना था। तो 3mv बराबर 5mu, mm कैंसिल, तो v बराबर 5/3u। ठीक है, तो ऐसे सवाल होते हैं इम्पल्स मोमेंटम के। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार एक रस्सी है जिसकी लंबाई 0.70 मीटर है, लेकिन उसको थोड़ा चिपका के थोड़ा सा रस्सी को ढीला करके रखा गया है 0.25 मीटर तक। ठीक है, और बी को क्या करते हैं, नीचे ऐसे पुश कर देते हैं, ऐसे धक्का, हल्का सा धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि मतलब यहाँ एक पुली है, ऐसे पुली है, तो पुली के ऊपर से ही ऐसे इसको नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, तो जब ये गिरता है तो गिरते 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 बिल्कुल फ्री फॉल करेगा, तो एकदम से फिर टेंशन आएगी, क्योंकि रस्सी की लंबाई फिक्स है ना, 0.70 है। तो जैसे ही नीचे जाएगी वो टेंशन आएगा, और उसके बाद दोनों साथ चलने लगेंगे, एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे। तो वही सवाल है कि बताइए उस समय क्या होगी वेलोसिटी जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। ठीक, और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी, तो पहले तो ये सवाल काम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि टोटल लंबाई इसकी 0.70 है और यहाँ पे 0.25 है, तो फिर ये नीचे कितनी रस्सी जाएगी बताओ। इतना तो 0.25 तो रस्सी यहीं पर ही रहेगी, ये समझ लो एक ही है, ये इतना बड़ा दूरी नहीं है, पूरा मान लो यहाँ से यहाँ तक 0.25 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई कितनी होगी, तो 0.70 में से 0.25 को घटा दीजिए तो कितना आ गया, 0.45 मीटर। तो इसका मतलब ये 0.45 मीटर दूरी तय करने वाला है ऐसे। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे बना देता हूँ, आ जाइए। तो ये ऐसे हो गया, तो 0.25 मीटर नीचे चला चुका है। ठीक है, ये कितना है दूरी, ये दूरी है h बराबर 0.45। तो 0.45 मीटर जाते ही ये जो 2 kg का ब्लॉक है B, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी √2gh, है ना। आ जाओ इसको सॉल्व करें, तो 2 × 10 × 0.45, ठीक है, इसका रूट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 45 × 90 हो जाएगा, है ना।
और इसका डेसिमल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो √9 आ जाएगा आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सही है। 2 जीरो में 1 जीरो इसने कैंसिल कर दिया और एक इसने कर दिया, 9 आ जाएगा, √9 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। ये चीज़ आपको यहाँ से मिला जानकारी। ठीक, अब जैसे ही रस्सी टाइट होगी, ये ए है ना, अब रस्सी टाइट हो गई है, तो टाइट होते ही इसकी वेलोसिटी फिर हो जाएगी v और इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक, उस समय टेंशन t आएगा और यहाँ पे टेंशन t आएगा और ये इम्पल्सिव होगा। अब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, a के लिए क्या लिखेंगे, a के लिए लिखेंगे, यहाँ से देख लो, t dt का इंटीग्रेशन बराबर ma इंटू वी, क्योंकि इनिशियली तो इसकी कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, लेकिन इसकी होगी। सही है, तो वैल्यू रख दें 3v, इक्वेशन 1। अब b के लिए ध्यान से देखो, b के लिए ऊपर टेंशन, नीचे वेलोसिटी v है ना, और पहले वेलोसिटी u थी, तो किसी डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो नीचे डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -t dt का इंटीग्रेशन, -t dt, ये नीचे प्लस लियो, इक्वल्स टू कितना मास है इसका, 2 kg मास है ना, तो मास ऑफ b नीचे की ओर प्लस है तो v हो गया -mvu। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो mv कितना है 2, तो 2v माइनस 2 इंटू 3, ठीक है ना, ये हो गया -t dt। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, तो 1 और 2 यहाँ से रख दो इसकी वैल्यू, तो आ जाएगी 3v। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू -6, एक सेकेंड, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस भी आएगा यहाँ, तो ये मिस्टेक हो गया, तो आ जाएगा -5v इक्वल्स टू -6, तो v इक्वल्स टू 6/5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ? तो मैंने t dt का वैल्यू 3v रखा और यहाँ माइनस था, इसलिए ये माइनस आ गया। मैंने इस बार एलिमिनेशन नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो v इक्वल्स टू 6/5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बताओ टेंशन का इम्पल्स क्या होगा, फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन। ये एक नया तरह से मैंने पूछा आपसे। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ टेंशन तो यही है ना, तो इम्पल्स ऑफ टेंशन इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो कभी भी आपसे इम्पल्स पूछा जाए तो आप क्या करना, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, या यही तो है इम्पल्स ऑफ टेंशन, इम्पल्स ऑफ टेंशन, यही तो है टेंशन का इम्पल्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, ma इंटू वी, और ma कितना है 3v, तो इसका आंसर हो गया 3v, और v आपने यहाँ से निकाल रखा था, कितना था 6/5। इसको डेसिमल में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया इम्पल्स टेंशन का। ठीक है ना, टेंशन का इम्पल्स, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो आपको ना t चाहिए ना dt चाहिए, ना आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है, हर बार यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत ही बढ़िया होगा, ऊपर से कोलिजन वोलिजन हो रही होगी। ठीक है, उसको भी करके देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़े कोलिजन वोलिजन भी लगे हुए हैं। देखिए क्या है कि ये एक स्फीयर है, एक गोला है जिसकी रेडियस r है। ये भी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 2r है, ये भी एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 2r है। ठीक है, तो इसकी रेडियस 2r, इसकी रेडियस 2r, लेकिन इसकी रेडियस r है। ये ऊपर से इसको गिराया जाता है, और जैसे ही ये यहाँ पे गिर के पहुँचता है, ऐसे जैसे ही इसको कोलाइड करता है, हिट करता है, वैसे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है कोलिजन के जस्ट बाद। ये दिया हुआ है सवाल में, और कोलिजन के जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी है, ये हाइट ना देकर वेलोसिटी ही दे दिए हैं v0। ठीक है,
तो वी नॉट वेलोसिटी ऑफ वन जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये दिया हुआ है, और वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन ऑफ वन इज जीरो, ये भी दिया हुआ है। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो सवाल ये है कि बताइए वन, अच्छा ये 1 2 है क्या, तो इसको 3 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, नहीं इसी को 1 रहने देते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक। तो सवाल ये है कि कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी इधर कितनी होगी, v की क्या वैल्यू होगी ये बताना है, ठीक है, इसके टर्म्स में बताना है, v नॉट के टर्म्स में बताना है क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो फाइंड v जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये सवाल है, ठीक। अब देखो ये ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, ये सब कुछ ये है, कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये एक कोलिजन का सवाल है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होता है और वो नॉर्मल इंपल्सिव होगा, तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आ जाओ इम्पल्स लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इधर से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, है ना, इसका LOI यही है, LOI मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, ठीक, और इसका भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही क्या लगता है, फोर्स लगता है, इम्पल्सिव फोर्स जो भी कोलिजन के दौरान डेवलप होता है वो LOI के अलोंग लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसी पे बना देता हूँ लेकिन आपको अलग से बनाना है डायग्राम फिर से। देखिए तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो 1 को लगेगा वो ऐसे लगेगा N, और वही नॉर्मल रिएक्शन इसको भी लगेगा इधर N, और क्योंकि ये तीनों मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो जो इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन होगा, सवाल में गिवन था ये दोनों आइडेंटिकल है, वही इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ये भी इसको इतना ही नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है इधर N, ये N है, ये भी N है, ठीक। यहाँ से एंगल को थीटा ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं, जो कि मुझे पता नहीं है सवाल में। तो ये N है, ये N है, ठीक, यही N इधर भी आएगा और यही N इधर भी आएगा, ठीक। तो ये थीटा है ना, ये थीटा है और ये N है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर केवल 1 के बारे में मैं डायग्राम बनाऊं, केवल 1 के बारे में डायग्राम बनाऊं, ठीक, तो देखिए ध्यान से, इस नॉर्मल के दोनों कंपोनेंट ऊपर हो गए तो वो क्या आ जाएगा 2n cos थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, साइन वाले कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये v0 है, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये है 1 और ये मास तीनों का m गिवन है, तीनों का ही मास m है, ये भी m है, ठीक है, इसका भी मास m है, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया आपका क्या है, फोर्स, और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बारी 2 की बारी, क्योंकि आपको 2 का ही निकालना है, तो 2 की बारी देखिए ध्यान से, ये ऐसे है, ठीक है, और नॉर्मल यहां लग रहा है ऐसे लग रहा है नॉर्मल, ठीक। अब जरा एंगल ढूंढो ध्यान से, ये थीटा है तो यहां एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, तो क्योंकि एंगल आपको नहीं पता तो ये ट्रायंगल आपको हेल्प करेगा एंगल निकालने में, ठीक।
तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, ये 90 माइनस थीटा है। तो n का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, n साइन थीटा आएगा। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी v मिलने वाली है। तो आपने इम्पल्स मोमेंटम डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब आपको परेशानी होगी कि आपको एंगल ही नहीं पता, एंगल नहीं पता। तो मैंने कहा यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ऐसे बन रहा है देखो। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस r है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, 2r है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3r, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और रेडियस कितना है, 2r। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे आप थीटा लिखेंगे, है ना। अब इस ट्राइंगल का साइन थीटा, कॉस थीटा सब कुछ पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 2r बाई 3r, मतलब 2/3। कॉस थीटा क्या होगा, क्यों चाहिए कॉस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ साइन है और यहाँ पे कॉस है, इसलिए आपको कॉस भी चाहिए। तो साइन आपने निकाल लिया ना, तो यहाँ से लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, तो √5/3, ये हो गया कॉस थीटा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ इधर, इस पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होगी, 1 की क्या होगी, देखो इस डायरेक्शन में केवल मूवमेंट हो रहा है, mg को तो देखना नहीं है, तो किसी एक डायरेक्शन को प्लस लेना है। ठीक, किसको प्लस लिया जाए, इसी को प्लस ले लेते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर प्लस ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2n cos थीटा dt इक्वल्स टू, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना। तो फाइनल क्या है, 0, फाइनल 0 है। इनिशियल क्या है, माइनस mv0, ये हो गया इनिशियल। सही है, v0 नीचे था, है ना, ऊपर आपने प्लस लिया था, तो ये क्या बन गया, प्लस mv0। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देखो, इंटीग्रेशन n साइन थीटा dt इक्वल्स टू, इसी डायरेक्शन को प्लस मान रखे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनल mv, इनिशियल 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आ जाओ उधर सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो 2 और cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और sin थीटा बाहर आ गया। तो अंदर क्या रहा यहाँ पे, तो यहाँ रह गया 2 इंटू cos थीटा के अंदर n dt इक्वल्स टू mv0, mv0। अब इसकी बारी, sin थीटा बाहर आ गया, sin थीटा अंदर रह गया n dt इक्वल्स टू mv। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। ओके, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअली सेकेंड और फर्स्ट आपने यहाँ पर ही यूज़ कर लिया है, तो मैं इसी को ठीक से लिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए, है ना, इनको डिवाइड कर दिया जाए, तो n dt तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, और m भी कैंसिल हो गए, है ना। आपको निकालना v था, तो ऊपर क्या आया, 2 cot थीटा हो गया, 2 cot थीटा बराबर v0/v। सही है, निकालना क्या है, v, तो v इधर गया, ये नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू v0/2 tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो v0/2 sin थीटा कितना है, 2/3,
कॉस थीटा कितना है √5/3, √5/3। तो 2 चला गया, ये चला गया, तो आंसर क्या है v0/√5। ये है वेलोसिटी। आया समझ? तो ये था आपका इम्पल्स मोमेंटम का रिलेट करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक रिजल्ट है जो मैं डिराइव करके दिखाऊंगा आपको। जो एक वेज, अगर मूविंग वेज है ना, मूविंग इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें अगर आप मारते हो किसी बॉल को, तो फिर उनके दोनों की वेलोसिटीज़ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम के जो रिलेशन है और जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद एक रिजल्ट है जिसको हमें डिराइव करना है, और वो रिजल्ट ये है कि अगर एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, अगर वो हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में आके एक वेज को जाकर मारता है, और ये वेज यहाँ से फ्री है और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ठीक है, तो कोलिजन के बाद अगर ये बिल्कुल वर्टिकल चला जाए, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल चला जाए कोलिजन के बाद, ऐसे चला जाए, ठीक है, तो आपको बताना है, अगर ये वर्टिकल जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल आया, कोलिजन के बाद वर्टिकल चला गया, तो बताना है ई क्या होगा। ठीक है, इफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द वेज गोज वर्टिकली अपवर्ड्स, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर चला जाता है कोलिजन के बाद, तो आपको बताना है कि ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, ये फ्री है, तो बताना है क्या होगी। तो मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं जो आंसर आएगा, और उसको हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे आया। ठीक है, तो ई की वैल्यू होगी, ई इक्वल्स टू, इसको आपको फॉर्मूला ही याद रख लेना है, ई इक्वल्स टू m/m, ये मास बाई ये मास, प्लस ये जो एंगल है इसका कॉट स्क्वायर एल्फा। ठीक है, यही होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो इसको आपको याद कर लेना है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं ये कैसे आया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था वो, और जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, वो दोनों नहीं पता है, तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं, इसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट u क्या है, ये वाली वेलोसिटी को मैंने u ले लिया। ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी को v ले लिया, ये वाली वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी कोलाइड करेगा, इसको भी फोर्स मिलेगी, तो ये भी मूव करने लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं, इसकी वेलोसिटी इधर है v2। तो मैंने 3 अज्यूम कर लिया, तो मुझे 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू क्या है, मैं इधर से लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर है, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर मतलब ये यहाँ पर पहुँच रहा है और यहीं से ये ऊपर उठा है, तब किए, मैंने बहुत ऊपर दिखा दिया है, तो क्योंकि यहाँ पर मैं इसको चिपकाना नहीं चाहता था। ये मत समझना कि यहाँ से यहाँ गया तब इसकी वेलोसिटी भी है, नहीं, इसी जगह इसकी वेलोसिटी भी है, बिल्कुल यहीं पर ही, कोलिजन के जस्ट बाद। फिर तो ऊपर जाएगा तो वो ग्रेविटी लगने लगेगा तो कम होने लगेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, और v2 क्या लिखेंगे, v2 वेलोसिटी ऑफ वेज आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, तो v2 है वेज की वेलोसिटी, v है इस बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और ये बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के पहले। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने अज्यूम कर लिया है। अब सुनो, सबसे पहले देखना है कि कोलिजन किस टाइप का हो रहा है, किस टाइप का है। तो कोलिजन ओब्लिक है या हेड ऑन, इसको आपको देखना है, 1D है कि 2D है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो ये इधर गया और इधर जाकर जब इससे कोलाइड करता है ऐसे, तो इसका LOI किधर होगा, LOI ये वाला होगा, है ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। तो इसी के अलोंग इसको फोर्स मिलेगा और इसी के अलोंग इसकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी।
तो लेकिन लाइन ऑफ मोशन ये है ना, लाइन ऑफ मोशन ये है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, तो इसीलिए ये ओब्लिक कोलिजन हो गया। ठीक है, तो ओब्लिक कोलिजन के सारे जो कंसेप्ट है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या है कंसेप्ट कि आपको दो एक्सिस बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल एक्सिस और एक टेंजेंशियल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस LOI ही होता है, तो ये नॉर्मल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एक्सिस। आपको अलग से डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है, एक में नहीं बनाना, ताकि क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको समझ में आए अलग अलग। ये हो गया नॉर्मल एक्सिस, और टेंजेंशियल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गई, तो ये वाला हो गया टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सिस हो गया। तो आपको ये करना, वेलोसिटी नॉर्मल और टेंजेंशियल के अलॉन्ग रिजॉल्व करना होता है। ठीक, तो ये अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया। ठीक है ना, ये अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप दो कंपोनेंट्स के लेते हैं, आप समझ रहे हो ना, यहीं पर इसकी वेलोसिटी है, मैंने इसको दूर दिखाया है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया और यहाँ पे इसका एक बना लिया ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि यही वाली लाइन मैंने ऊपर दिखाई है। तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, V साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा V कॉस अल्फा। अब इसकी बारी है, इसको देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए, तो ये एंगल अल्फा हो गया, तो इधर U कॉस अल्फा हो गया, U कॉस अल्फा, और इधर क्या हो गया, U साइन अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी को टेंजेंशियल में भी इसको कंपोनेंट ले लिया और नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग भी मैंने कंपोनेंट ले लिया है। ठीक, अब मैं एक एक करके जो भी मैंने सीख रखा है ओब्लिक कोलिजन में वो सब कुछ लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक, तो क्या क्या सीख रखे हैं कि सबसे पहले बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट की जो वेलोसिटीज है वो चेंज नहीं होंगे, है ना। तो एज फ्रिक्शन is absent, so tangential component of velocity are equal। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज नहीं होगी। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ क्या है, ये वाला है और ये वाला है, सही है। तो आप क्या लिखेंगे, V साइन अल्फा इज इक्वल्स टू U कॉस अल्फा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू U कॉट अल्फा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अच्छा, अब शुरू सेकंड। अब मैं देखता हूं कि क्या मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ वैलिड है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये इसको मारेगा वैसे ही यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगी, सही है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप होगी तो इसके अगर कंपोनेंट्स लिए जाएं, तो अगर इसके कंपोनेंट्स लिए जाएं, देखिए ध्यान से, तो ऐसे देखिए, ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जब कोलिजन हुआ तो इसने नॉर्मल ऐसे ऐसे हमेशा फोर्स किधर लगता है, LOI के अलॉन्ग लगता है, तो इसने नॉर्मल इसको ऐसे लगाया होगा, कोलिजन वाला, सही है। तो ये जो नॉर्मल है, इसके जब आप दो कंपोनेंट्स लेते हैं
तो यहाँ से जो नॉर्मल मिल रहा था n1 है ना, और ये जो नॉर्मल है n डैश ले लेता हूँ इसको, तो ये वाला इम्पल्सिव है। ये क्या है? इम्पल्सिव, इम्पल्सिव नॉर्मल। तो इम्पल्सिव नॉर्मल होने से क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव नॉर्मल, वो मोमेंटम कंजर्वेशन होने नहीं देगा, है ना, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्पल्सिव नॉर्मल है। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ठीक है, आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन आप इंपल्स मोमेंटम वाले इक्वेशन लगा सकते हो। तो इंपल्स मोमेंटम वाला इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का फायदा क्या है देखते हैं। देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल वाला एन डबल डैश, वही इसको भी मिलेगा, ये वाले बॉल को भी मिलेगा। देखना ध्यान से, इसको इधर मिलेगा नॉर्मल, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ऐसे और ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया एन डबल डैश और ये वाला कंपोनेंट हो गया एन डैश। सही है। तो क्योंकि इसके कारण यहाँ पे जो है ना, ये एक इम्पल्सिव नॉर्मल बना देता है। जैसे जो मैंने आपको बताया था, याद है आपको? बुलेट वाला बताया था, बुलेट वाला याद करो कि बुलेट अगर इस तरह से आता है ऐसे, है ना, तो इसके कारण एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट डेवलप हो रही है, और उसके कारण ये जो n है वो n डैश बन गया, और यहाँ से जो n आ रहा था n1 या n, ये इम्पल्सिव बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इसके कारण ये इम्पल्सिव बन जाता है, और ये इम्पल्सिव बनता था तो याद करो मैं कहता था फ्रिक्शन कैसा बन गया? इम्पल्सिव फ्रिक्शन। उसी तरह से यहाँ पे आप बोलोगे कि इसके नॉर्मल के कारण ये वाला नॉर्मल एक इम्पल्सिव बन गया। तो अगर आप सिस्टम लेते हो तो ये एक नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो नॉर्मल कॉन्टैक्ट बन रहा है ना, और ये इम्पल्सिव भी है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड रहेगा, आंसर इज नो। आप इस डायरेक्शन में जब मारेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं वैलिड होगा। लेकिन इसी को अगर मैं एक क्वेश्चन के पूछ लेता आपसे कि मान लीजिए ये लेफ्ट साइड से ना लेकर राइट साइड से मैं इसको ऐसे हिट करता, ऐसे ऐसे, तो अब अगर हिट करोगे ना इसमें, तो ये नॉर्मल LOI यही रहेगा LOI। तो नॉर्मल जो इसको इम्पल्सिव मिल रहा है वही इम्पल्सिव इसको भी मिल रहा होगा। तो अब अगर सिस्टम लो तो सिस्टम में ये इंटरनल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा इसका इम्पल्सिव फोर्स। तो इसीलिए आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अगर पीछे से आप हिट करते तो। लेकिन अगर आगे से हिट करोगे इसमें, तो क्योंकि इसका LOI ही टेढ़ा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी इम्पल्सिव वाला, वो ग्राउंड से इम्पल्सिव को भी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट को भी इम्पल्सिव बना देगा। तो क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स नॉन जीरो बन रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन हम एक जुगाड़ लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, कंपोनेंट की बात हो रही है, वो कैंसिल हो जा रही है, देखो। तो इसीलिए कंप्लीट कंजर्व नहीं रहेगा, पर एक टुकड़ा आप कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं क्या? नेट लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल हॉरिजॉन्टल फाइनल। ठीक है, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियल क्या है? इनिशियल है केवल mu, ठीक है ना। और इसी हॉरिजॉन्टल में फाइनल क्या है? देखो फाइनली तो ये ऊपर चला गया, तो इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, तो केवल यही आने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे? mv2। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एक्चुअली सेकेंड इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो इसको लिखेंगे mu/m इक्वल्स टू v2। तो ये हो गया मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब समझो, मैंने v2 निकाल लिया u के टर्म्स में और v निकाल लिया u के टर्म्स में। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है एक्चुअली में?
मुझे निकालना है ई। क्या निकालना है? ई निकालना है। तो ई के लिए हमने बोल रखा था, क्योंकि ये ओब्लिक कोलिजन है, तो ओब्लिक कोलिजन में मैंने नियम आपको बताया था कि ओब्लिक कोलिजन में ई का डेफिनेशन केवल नॉर्मल एक्सिस के अलोंग होता है। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग ई डिफाइन करोगे। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जो ई है उसको निकालने के लिए आपको वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग देखना पड़ेगा। तो वो क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये वाला है इस डायरेक्शन में, और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम पार्टिकल के हो गए। अब आपको दूसरा लेना पड़ेगा ये, तो इसको मैं 1 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, और ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल कंपोनेंट मैंने नहीं लिया है, तो ये वाला पार्ट V2 है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर केयरफुली देख पाओगे तो इस V2 का मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, ये भी V2 ही होगा, क्योंकि कंप्लीट जिधर जा रहा है ये वाला टुकड़ा भी उसी से जा रहा होगा। बिकॉज सेंटर ऑफ मास में हमने सीखा था कि अगर एक बड़ा सा एक्सटेंडेड बॉडी है तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, हर टुकड़ों की लीनियर वेलोसिटी वही होगी, है ना। जैसे एक बस है, बस ऐसे जा रही है, तो बस की हर पॉइंट की वेलोसिटी भी वही होगी जो पूरे बस की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो ये कंप्लीट वेलोसिटी आपने V2 लिया है, तो हर टुकड़ा V2 से जा रहा है इधर। तो आप ये वाला जो पॉइंट है इसको भी बोल सकते हो V2 से जा रहा है। तो ये V2 है, V2 का कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा, मुझे इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि यही नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। तो V2 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V2 साइन अल्फा, क्योंकि इधर V2 कॉस अल्फा है ना, ये वाला V2 कॉस अल्फा है, तो उससे मतलब नहीं था मुझे। तो अब मैं E डिफाइन करूंगा, है ना, E। तो आ जाओ E लिखते हैं। तो E नॉर्मल एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, आओ साथ में करते हैं। तो E इज डिफाइंड अलोंग नॉर्मल एक्सिस, है ना। नॉर्मल एक्सिस के अलोंग ही E डिफाइन होता है, सही है। तो E की वैल्यू लिख लो। तो E क्या होता है? E होता है V2 माइनस V1 वेक्टर बाई U1 माइनस U2 वेक्टर। लेकिन अब ये सारे U1 U2 किधर होगा? केवल नॉर्मल एक्सिस वाला। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है? V2 की नॉर्मल एक्सिस के अलोंग, तो V2 साइन अल्फा है। तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा आपको। तो नीचे को प्लस ले लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला प्लस ले लेते हैं, ऐसे प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना, और ऐसे प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो V2 का क्या लोगे? V2 साइन अल्फा, नीचे प्लस लिया गया, ये नीचे पॉजिटिव है ना, ये ऊपर पॉजिटिव प्लस x। चलिए, तो V2 के जगह आप लिखेंगे V2 साइन अल्फा, ठीक है। और ये वाला ऑपोजिट है तो माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, माइनस V कॉस अल्फा, ठीक है। U1 मतलब इसकी कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी। तो कोलिजन के पहले ये नीचे है, आपने नीचे कोई प्लस लिया है तो ये प्लस हो जाएगा U साइन अल्फा, ठीक है। अब कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी V कॉस अल्फा है और आपने नीचे प्लस लिया तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस V कॉस अल्फा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये फाइनल है, ये U2 है ना, ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे U2 है ना, U2 है। तो U2 मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो कोलिजन के पहले तो कुछ थी ही नहीं उसकी वेलोसिटी, तो ये जीरो हो गया। कोलिजन के पहले इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो जीरो हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले V2 को रिप्लेस करो यहाँ से m बाई एम यू, तो ये हो गया m बाई एम इंटू यू, और ये साइन अल्फा है तो ये साइन अल्फा। इसको u साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, तो u साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ क्या है? v कॉस अल्फा, v की वैल्यू यहाँ से रखो, तो v की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? u कॉट अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फिर से इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको,
u साइन अल्फा। अब देखो क्या आंसर आया, मैं ऊपर क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो m बाय m आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो cos बाय साइन कॉट हो गया, तो कॉट एक पहले से था, एक कॉट इससे आ गया, तो कॉट स्क्वायर अल्फा आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ जाता है E इज इक्वल्स टू m बाई m प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये आ गया, ठीक है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? पहली चीज कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप इधर से मारते हैं तो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पल्सिव नॉर्मल आता है जिसके कारण लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, क्योंकि इसकी नॉर्मल एक्सिस ही टेढ़ी है, LOI ही टेढ़ी है, इसीलिए। वही चीज़ अगर ये बॉल पीछे से हिट होता तो इसका देखो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हिट होगा, तो LOI ही इधर होगा, LOM के तरफ। तो इसीलिए आप आराम से इम्पल्सिव नॉर्मल जो आता है वो इंटरनल हो जाता है, तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। पहली चीज से क्लियर। दूसरी चीज, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो इसीलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके वेलोसिटीज का सेम होगा। तो जब इसको कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो ये इसके बराबर हो गया। दो चीज सीख गए। तीसरा चीज ये है कि E की वैल्यू निकालने के लिए हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होगा वो लगाया, दो। और तीसरा, क्योंकि ये ओब्लिक कोलिजन है इसलिए E की डेफिनेशन नॉर्मल एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जब आप इसको डिफाइन करोगे तो नॉर्मल कंपोनेंट ही वेलोसिटीज का लोगे। तो कोलिजन के पहले नॉर्मल कंपोनेंट ये था, कोलिजन के पहले इसका कोई वेलोसिटी नहीं था, कोलिजन के बाद इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये है और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये वाला है, ठीक है। तो ये इसका समरी है, मैंने बिल्कुल समराइज कर दिया फिर से, ठीक है। तो आपको बस रिजल्ट्स याद रखना है। पहला रिजल्ट E की वैल्यू ये होती है, दूसरा रिजल्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होते हैं, और तीसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन केवल हॉरिजॉन्टल में लगाओगे, ठीक है। और कंप्लीट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आंसर इज नो, ठीक है। लेकिन अगर पीछे से हिट करेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कंजर्व, ये रिजल्ट है, इसको याद रख लो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसी पर, ये रिजल्ट पे बेस्ड, उसके बाद फिर वेरिएबल मास सिस्टम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने। क्वेश्चन में सब कुछ वैल्यूज दे दिया गया है ना, और ये दिया गया है कि कोलिजन के बाद ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो अगर वर्टिकली ऊपर जा रहा है और ये स्मूथ सरफेस दिया गया है, सब कुछ स्मूथ है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट आफ्टर कोलिजन और E कितना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट लगाया जाएगा? इसके लिए ये कंसेप्ट लगाया जाएगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होगी। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये क्या बन जाएगा इधर U cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी V sin अल्फा, है ना, V sin अल्फा, और इधर होगा U cos अल्फा, है ना। ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा आता है। तो आप क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन के लिए? पहले क्वेश्चन के लिए V sin अल्फा इक्वल्स टू U cos अल्फा, ठीक है। तो U की वैल्यू क्या है, या आप इसको याद ही रख लो, इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, U बाई कॉट अल्फा, ऐसे याद रख सकते हैं ना, ये वो रिजल्ट आया था जो, पर कोई नहीं, आप ऐसे भी तोड़ के कर लो। तो U कितना है 10, cos अल्फा कितना है cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, और यहाँ से साइन अल्फा से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5/4, है ना। साइन अल्फा इज 4/5, उधर जाके 5/4 हो गया। या आप सीधा भी कर सकते थे U cot अल्फा, तो cot अल्फा इज 3/4 होता है। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में, तो 15/2, 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये V आ गया। अब V2 वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? तो उसके लिए कंसेप्ट लगाओगे कि x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, है ना, ये फाइनल है, x डायरेक्शन में कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इन द x डायरेक्शन इज mu, है ना। तो इसको लिखोगे mu
और इसको लिखोगे m v2, याद है ना, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो गई v2 और इस डायरेक्शन में क्योंकि ये जाता है वर्टिकल इसलिए इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आता है, सिंपल है। ये आपको रिजल्ट भी याद होगा mu/m इक्वल्स टू v2, सही है। तो m कितना है 0.5, u कितना है 10, ये m कितना है 10 इक्वल्स टू v2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो v2 इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा कैसे करेंगे, e निकालना है, तो उसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा m/m प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो m/m क्या होगा 500 और ये 10 है, तो यानी कि 0.5/10 प्लस कॉट 53 क्या होगा, कॉट 53 इज 3/4 है ना, कॉट 53 इज 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल बढ़िया सा रिजल्ट है, इसको याद रख लेना। चलिए फिर अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, वो है वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।